चलो बच्चों, आप सभी का आपके ईडी परिवार में स्वागत करते हैं और आपका देहरादून शहर में भी सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। देखो, आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और ये जर्नी लगभग हमारी 7 to 8 मंथ के लगभग की रहेगी। और वैसे तो ये रिश्ता 7-8 महीने में इतना डीप हो जाता है कि यार फिर ये जीवन भर ही चलता रहता है। देखो, जब भी आप घर से चलते हो तो मैं बार बार बच्चों को ये समझाता हूँ, हर एक बच्चे को मेरा ये मैसेज रहता है कि जब आप बैग उठाकर चलो तो ये कसम खा लो कि मिलने जुलने के लिए तो आते रहेंगे, लेकिन कुछ बन के ही आना है। होली दिवाली त्योहार पे जाना चलो ठीक है, लेकिन जब आप वापसी करें इस बैग को भर के, जब आप वापस लेकर जाएं तो आपके पास उस बैग में कुछ ना कुछ नौकरी हो, कुछ ना कुछ सपने जो आप लेकर आए थे उनको पूरा करके आप जाएं। जेई बनना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस एक प्रॉपर प्लानिंग। और यहाँ बढ़िया चीज़ ये है कि आपको 18-20 घंटे डेली नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा डेली एड ऑन करते हुए चलना है, रेगुलर पढ़ते हुए चलना है। इजीली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि शुरू में मैं जो समस्याएं बच्चा फेस करता है उन पर बात कर लूं। हाँ, तो जो बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं या जो बच्चा गलतियां कर देता है, मैं उन पर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में प्रकाश डाल देता हूं। एक तो बच्चा अति जल्दबाजी करने लग जाता है। देखो, लाइफ में हर एक चीज़ में, चाहे कोई काम करो, चाहे आप तैयारी करो, आप कोई बिजनेस शुरू करें, जब तक आप समय नहीं देंगे और ज़बरदस्ती की जल्दबाजी आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आप मिस कर देंगे। तैयारी के फेज में हर एक स्टेज डिफाइन है। जब तक आप प्रॉपर सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप शॉर्टकट लगा के एग्जाम को फोड़ नहीं सकते। तो गड़बड़ ये हो जाती है कि बच्चा शुरुआत में बड़ा एनर्जेटिक रहता है, एक सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके बाद सीधा वो थ्योरी छोड़ के ऑब्जेक्टिव पर चला जाता है। यार, आप ऑब्जेक्टिव में समय दोगे, पेपर देने जाओगे बिना सब्जेक्ट को पढ़े हुए, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? आप लोगों को अगर ये लगता हो कि आप पहली बार या आप ही तैयारी कर रहे हो, आपसे पहले बहुत लोग तैयारी करके अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मेरे साथ में डिस्कस करते रहे हैं, तो उन्हीं का अनुभव थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब तक आप पहली स्टेज, यानी कि पहली स्टेज का मतलब है अपने सिलेबस को प्रॉपर ख़त्म नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन आसपास नहीं आता। अब आती है दूसरी स्टेज। जब आपने पहली स्टेज को पूरा कर लिया, अगर दूसरी स्टेज में आपने रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं किया तो तब भी दिक्कत आती है। और थर्ड वन होता है जिनको बोलने लगे आजकल क्विक रिवीजन। तो थर्ड वन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम एग्जाम के बहुत पास में होंगे, लाइक 10 to 15 डेज हम बहुत क्लोज है एग्जामिनर के या एग्जाम के, तो वहां पर हमें बहुत कम समय में सब चीजों को मेमोराइज करना होता है, याद रखनी होती है। तो वो स्टेज आती है हमारी फाइनली क्विक रिवीजन वाली। यार, मेरा ये मानना है कि बहुत एवरेज अगर बच्चा हो और नॉर्मली ये 3 स्टेज अगर वो पूरी कर रहा है, तो एक नॉर्मल औसत बच्चा भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। 2-3 चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि लाइफ में शॉर्टकट से कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज है, लोगों की कम सुननी है। इस जर्नी में हमें ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं किसी की। आप है, मैं हूं या आपके बाकी अध्यापकगण हैं। क्योंकि हमें तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जब हम लोगों को हम लोग अपने अंदर क्या है या अपनी क्षमताओं पे ना सोच के हम उन पर विचार कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति फेल या पास कैसे हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना। हर एक इंसान का इस दुनिया में
अपना एक रोल है, अपना एक दिमाग की क्षमता है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को 10 बार पढ़ के चीज़ें समझ आती हो, आपको एक बार चीज़ें पढ़ के समझ आ गई हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने प्रॉपर वे में तैयारी नहीं की हो, आप अगर प्रॉपर वे में तैयारी करें तो शायद आपका एग्ज़ाम जल्दी पास हो जाए। तो ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि यार वो आदमी 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो फेल हो गया तो मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 7-8 महीने में एग्ज़ाम को फोड़ा भी है। हाँ, वो ज़रूर है कि वो रेशियो कम है। तैयारी को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और अगर आपकी किस्मत तेज हुई तो 7-8 महीने में आप मानकर चलो, अन्यथा फिर तो आपको कम से कम प्रॉपर स्टडी करने के लिए 1 ईयर प्रोग्राम तो आपको रखना चाहिए। जैसे ही सिलेबस खत्म हो, बैग उठाकर घर मत जाओ। जैसे मैं ये बता दूं आपको, जो 2022 के ए और बी वाले बच्चे थे, फिर 2023 में आके फिर सी और डी ए शुरू किए, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि उन बैचेस के, अरे वाह भाई मुझे भी दे देना थोड़ी कोल्ड ड्रिंक, तो गला सूख रहा है। पहले दिन आने का ये बेनिफिट है। तो 2022 के जो बच्चे रहे ए और बी बैच में, वो लगभग 50% लोग अलग अलग एग्जाम में अभी सेट हो चुके हैं। लेकिन वो इतने जिद्दी बच्चे हैं कि आपको ये अभी भी इधर उधर यहीं टहलते हुए दिख जाएंगे, अभी घर नहीं गए। ये प्लेयर है। और जब इनकी शुरुआत बच्चों की हुई तो तब एक नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन आज जो यहां टिके हुए हैं वो हर एक बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार है। वो हो सकता है इस वाले में पास कर ले, हो सकता है यूपीएमआरसी दे रखा है इसमें निकल जाए, हो सकता है आने वाले ये जो एसएससी रिजल्ट आएगा उसमें कुछ कमाल कर दे, तो वो तैयार है। इसलिए अगर आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और यहां से आपने ढिलाई बढ़ती है तो भी फेल, क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी मेरे पास आए जो पढ़ने वाले बिल्कुल टैलेंटेड थे, लेकिन सोचा कि 6 महीने में नौकरी निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाए, घर चले गए, आज तक खाली है। ऐसे भी बच्चे आए हैं जो नॉर्मल एक औसत बच्चे रहे पढ़ने में, लेकिन जो टिक गए, जिद किया जिन्होंने कि नहीं जाएंगे नहीं, वो आज एग्जाम पास करने की स्टेज में खड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि कितने पॉजिटिव आप रहते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर भाई, और कितने अच्छे लेवल की इच्छा शक्ति अपने अंदर आप रखते हो। एक होते हैं खोखले सपने, देखने का कोई फायदा नहीं है, और एक होता है सॉलिड वाले सपने। ये कसम खा लो कि हमें बाकी से मतलब नहीं, लेकिन हम हिस्ट्री क्रिएटर बनेंगे। रही वैकेंसीज की बात को, तो आपका जो टाइम स्टार्ट है अभी बैच वाला, वो सबसे पॉजिटिव टाइम है दोस्त। क्योंकि आज से अगर मैं 1 साल पहले की बात करता तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो गए कि वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। एसएससी ने भी अपनी वैकेंसी को डिक्रीज किया है। लेकिन इलेक्शन के बाद में जो एक माहौल क्रिएट हुआ है कि नहीं भाई गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। रेलवे ने ऑलरेडी पहले से एडवांस में नोटिफिकेशन दे रखा है कि आपके वैकेंसी को हम लोग जेई वाली को देने वाले हैं। यूपी पीसीएल में आपने एक नोटिस देखा होगा सर्कुलेट हो रहा है, वो एई वाला, उसका तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन पहले जब हमने धरना प्रदर्शन किया भी था तो वहाँ भी तब ये सुनने में आया कि नहीं वैकेंसीज आपके इलेक्शन के बाद में दी जाएंगी। और ऑब्वियसली बात यह है कि अगर वैकेंसी इस महीने नहीं अगले महीने आती है तो कौन सा तुम 3 महीने में तैयार हो, तो 7-8 महीने तो कम से कम वैकेंसी के प्रोसेस को वैसे भी नॉर्मली लगेगा। तो इतने दिन में आप तैयारी अपनी इजीली एक अच्छे लेवल की कर सकते हो। लेकिन किसी भी एग्जाम को लेकर जब टारगेट करो तो फिर तरीके से टारगेट करो, अन्यथा फिर छेड़ो भी मत उसे। फिर टारगेट करने का मतलब है कि किसी भी हद तक आप चले जाएं, और ये मत सोचो कि कट ऑफ पास करनी है, ये सोचो रैंक नंबर 1 लानी है। तो चलिए आपके जो कोर्स का पूरा प्लानिंग है मैं आपके सामने ये रख देता हूं, और इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें 1-2 दिन ही है जो इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज इसको हम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। जिस डेट में आपके पेपर है, जिस डेट में आपके डीपीपी की डेट दी है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। बस इसमें जो टेक्निकल की डीपीपी आपको मिलेगी वो अभी नहीं लिखी गई है। हाँ दे दो। वो इसलिए नहीं लिखी बेटा कि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वो पहले अभी हमें एडवांस में पता नहीं है कि किस डेट तक हम लोग कितना नॉर्मली औसतन कर पाएंगे। तो इसमें डीपीपी टेक्निकल की हम लोग कुछ हर एक दिन भी जाएंगी, कुछ एक दिन में 2 दे देंगे और कुछ एक दिन के अंतराल पे देंगे।
तो वो डेली टीचिंग के या फिर वो डेली का डेली अपना टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा डीपीपी का, किसमें, टेक्निकल में। क्यों नॉन टेक में तो बढ़िया है कि नॉन टेक में रीजनिंग का 50% हो गया तो एक दे दो बच्चों को डीपीपी सॉल्व करने के लिए। लेकिन टेक्निकल में जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा है तो आपको 10-10, 20-20, 30-30 सवाल बनाकर हम लोग या तो डेली देंगे या एक एक दिन के गैप से आपको हैंड ओवर करते रहेंगे जी। चलिए बच्चों, आपको आपके ईएडी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं। समोसा तो नहीं लेंगे हम, नहीं नहीं। ये क्या हुआ इसमें? ये ऐसा नहीं कि तुम्हें दे रहे स्पेशल, आज तक जितने भी ऑफलाइन बैच होते हैं शुरू सब में पहले दिन ये व्यवस्था की जाती है। ये फायदा है ना पहली क्लास में बैठने का। मिलते तो बाद वालों को भी है, लेकिन वो फिर मेरे से जबरदस्ती लेते हैं बेचारे, नहीं सर हमें भी खिलाओ। चलिए जी, तो आपको आपके ईएडी परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखो बच्चों, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, शुरुआत जब हमने की थी 2014 में, तो नाम हुआ करता था इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून। इसका जो ये फुल फॉर्म रखी गई है, इसका जो नाम है वो है जी इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून। बाद में जब हमने ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया तब जाकर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, और ये भी हमारे कोई आइडिया नहीं था कि हम ईएडी लिखे, वो बच्चे ही यूट्यूब और इस पर लिखने लग गए कि सर ईएडी ईएडी, तो हमने वही नाम इसमें लिख दिया जी। इस लोगो में आप 3 चीज़ें देखते होंगे, तो इनका अपना एक मीनिंग है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोगो हमने डिजाइन नहीं किया। 3 छोटी छोटी लाइनें, बहुत छोटी, फिर थोड़ा बड़ी, फिर थोड़ा बड़ी, इनके बहुत एक डीपली मायने हैं। ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ ई है। इन 3 लाइनों के मायने आप समय के साथ साथ अपने आप से समझ जाएंगे, और इनके मायने इंसान अपने दिमाग के हिसाब से अलग अलग निकाल सकता है। इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए तो प्रोग्रेस होना तय है। इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड पॉजिटिविटी, तो ये भी कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें प्रोग्रेस होने की साइन होती है। हम लोग स्पेशली जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और आईटीआई एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, और हमारा जो मेनली है वो हमारा, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, वो हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में इलेक्ट्रीशियन में मुख्यतः हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 2014 से ऑफलाइन ऑनलाइन में मोर देन 10,000 विद्यार्थी अलग अलग विभागों में ऐसे होंगे जो जेई, ए या फिर आईटीआई करके अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। हमारे एक अलग से एक सहयोगी एक वेंचर है जिसे हम कहते हैं केदार पब्लिकेशन। तो केदार पब्लिकेशन के अंतर्गत अभी हमारे लगभग 12 किताबें हैं जो इलेक्ट्रिकल को और इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्पित है, जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिव बुक से लेकर थ्योरी किताबें भी है। जैसे पीएलसी और स्काडा की थ्योरी किताब को हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ईएडी ग्रुप का एक छोटा सा अलग से एक वेंचर हमने और वर्टिकल अलग से स्टार्ट किया है, जिसे बच्चों हम लोग जानते हैं तेजस डिफेंस एकेडमी के नाम से। तेजस डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत हम लोग डिफेंस की तैयारी यानी एनडीए और सीडीएस की तैयारी बच्चों को हम लोग करवाते हैं। तो मुख्यतः 3 चीज़ों में हम लोग डील कर रहे हैं, एक केदार पब्लिकेशन, एक आपके जेई, एई और आईटीआई की तैयारी सिर्फ इलेक्ट्रिकल में, और एक आपका टीडी यानी तेजस डिफेंस एकेडमी। इसको ईएडी को हमने 2014 में स्टार्ट किया। मैंने बीटेक प्लस एमटेक किया और पिछले 14 साल से पहले अलग अलग कॉलेजेस में मैंने टीचिंग करवाई है, और उसके बाद में 2014 से कंटिन्यू आपकी ईएडी में इलेक्ट्रिकल को मैं देख रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बताऊं तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो मैं समय के साथ में वैसे भी थोड़ा धुंधली हो गई।
मेरा 1 ईयर बेंगलुरु से मशीन डिजाइनिंग कोर्स रहा है। इस एजुकेशन के अलावा 5 बार मेरा गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई रहा है, जिसमें मेरी अधिकतम जो रैंक आई है वो 136 तक मैं गया हूँ। मैंने लगभग 10 अलग अलग सरकारी नौकरी के इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें जो मेरी कमी रही, जो मुझे अब समझ आई है, वो थोड़ा गांव देहात का बैकग्राउंड होने के कारण इंग्लिश में उतना अच्छे नहीं होना, ये मेरे लिए थोड़ा सा निगेटिव रहा है इंटरव्यू में। मैंने 3 महीने NPCIL अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं भी दी हैं। इसके बाद उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लगभग 6 महीने मैंने टीचिंग करवाई, यूनिवर्सिटी में रहा। उसके बाद हमने 2014 में EAD की शुरुआत की। 2015 में थोड़ा सा मैंने पॉलिटिकल टच भी अपने कैरियर को दिया, तो मैं 5 साल तक अपना वैसे भी अपने एरिया में एक दायित्व मेरे पास में रहा, जिला पंचायत सदस्य का और जिला योजना सदस्य। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी टीचिंग की वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। मेरा मुख्यतः टीचिंग था, तो मैंने बहुत लिमिटेड समय उसे दिया है। अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन में लगभग 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ। एकेडमी की अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो यार सिर्फ एक ही मेन टारगेट है जिस पर फोकस कर रहे हैं, और वो ये है कि देखो, हमें बच्चे के सामने ये प्रूफ नहीं करना है कि हम बेस्ट है, बल्कि बच्चे को इस काबिल बनाना है कि बच्चा मार्केट में खड़ा होकर ये सिद्ध करे कि हाँ हम बेस्ट है। तो वो सिद्ध हमें स्टूडेंट के सामने नहीं करना, स्टूडेंट को मार्केट में खड़ा होकर सबको ये बताना है कि हाँ हम इस फील्ड में अच्छे हैं। और मार्केट में जब भी आप किसी विद्यार्थी से, चाहे आप किसी एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, अब वैसे जितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनसे आप बात करेंगे, या जो नहीं भी हुए उनसे भी आप बात करेंगे, तो 95% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके एकेडमी के बारे में आपको अच्छा ही बताएंगे, और 5% वो ऐसे हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो एक ही मेन पर्पज है, वो है क्वालिटी। बच्चे को खुश करना इसलिए पर्पज नहीं है कि देखो, जब बच्चा आता है या बच्चे को हमने किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में बेटा पढ़ाना शुरू किया तो उसको जानकारी उतनी नहीं है। अब उसे जैसे चीज़ें जितनी पता है वही चीज़ें अगर थोपने की कोशिश बच्चा टीचर पे करता है, तो देखो वो सही इसलिए नहीं है कि अगर बच्चा उतना टैलेंटेड होता तो वो एग्ज़ाम पास कर चुका होता। तो बच्चा तो ये है कि अभी अनजान है, जैसे हम उसको समझाएंगे, जैसे उसको गाइड करेंगे, वैसे वैसे वो चलने लग जाएगा। तो कई बार, बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, कई बार बच्चा थोड़ा बहुत डांट फटकार भी मेरे से खा लेता है भाई, तो उसके लिए तो खैर आपका भी माइंडसेट मेरे हिसाब से होना चाहिए। एकेडमिक स्पेशलाइजेशन में भी 2-3 चीज़ों को हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं। हमने पुराने बैचेज में ये कहीं ना कहीं रियलाइज जरूर किया है कि मॉक टेस्ट अगर हम लोग पैरेलली करवाएं, क्योंकि जो पुराने बैचेज भी हमने देहरादून में किए या इवन प्रयाग में भी किए, तो हमने वो फोकस बहुत ज़्यादा किया है कि मॉक टेस्ट बच्चे के होने चाहिए। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट होता है तो उसको पता चलेगा कि वो कमज़ोर कहाँ पर है। और यार वही है कि रेस में दौड़ने के लिए हमने बच्चे को तैयार तो कर दिया, लेकिन कभी उसको जूते पहना के ट्रैक पे दौड़ने की अनुमति दी नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई ये गोल्ड मेडल लाएगा या नहीं लाएगा। तो इसलिए जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मॉक टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसे देखने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने ये बहुत रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट पहले किए भी हैं, और इस बैच में भी हम लोग और ज़्यादा प्लान करके करने वाले हैं। फिर आ जाइए जी, थोड़ा पर्सनलाइज्ड अटेंशन बच्चों को देना। जैसे इसमें कई सारी अलग अलग स्टेजेज है। बच्चे मेरे पास में या अलग अलग अध्यापक गणों के पास में समय समय पर जाते भी हैं, बात भी करते हैं। सर मेरा पढ़ाई का टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, सर मुझे इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरा न्यूमेरिकल वीक है। तो बच्चा को जो भी प्रॉब्लम है वो टीचर से, फैकल्टी से ओपनली बात करेगा कि उसको जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। फिर आ जाते हैं अपडेटेड स्टडी मटेरियल। तो इसको लेकर तो मैं खुद भी बहुत काम भी करता हूँ, सीरियसली लेता हूँ इस पॉइंट को। देखो यार, 2014 में पढ़ाने का पैटर्न और एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत डिफरेंट था।
2015 में बहुत डिफरेंट हुआ करता था। मैं रियली बता दूं, 2017 में अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में बच्चे को हमने 40 घंटे भी पढ़ा दिया, हमें पता है कि उसे आर्मेचर रिएक्शन में सिर्फ ये लिखवाना है कि लैगिंग पोल टिप पे क्या होगा, लीडिंग पोल टिप पे क्या होगा, उससे सवाल बनता था फैक्ट बेस्ड, तो बच्चा तब भी एग्जाम पास कर लेता था। पावर सिस्टम को हमने 40 घंटे दे दिए, तब भी बात बन गई। 2020 में बहुत डिफरेंट पैटर्न रहा, 21 में अलग है, आज 24 में हम खड़े हैं। तो मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता कि 2019 की मेरी क्लास देखकर आप 2024 में एग्जाम को पास कर लें। मैं खुद भी इस पे काम करता हूं और आप भी इस चीज़ को ज़रूर चेक कर सकते हैं कि मेरे किसी कोर्सेज के लेक्चर आप 2020 के देखना और 2024 के देखना, आपको कंटेंट वाइज 30, 40, 50% तक इनमें चेंजेस दिखेगा और बढ़ावा दिखेगा। जहां पहले इलेक्ट्रिकल मशीन 40 घंटे में हुआ करती थी, आज ये 140 घंटे तक चली जाती है, क्योंकि यूपीपीसीएल हो, एसएससी का लेवल तो आसान रहता है, लेकिन यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड, यूपीएमआरसी, इनका लेवल बड़ा शानदार आता है। सारी चीज़ें पूछी जा रही है, कहने के लिए यही है, लेकिन गेट तक की सब चीज़ें बच्चे से पूछ रहा है, चाहे वो पावर सिस्टम हो चाहे वो मशीन हो। तो इसीलिए टीचर को समय समय पर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और मटेरियल को अपने अपडेट करके देना पड़ेगा। ये हमारे कुछ रैंकर्स हैं, ये तो अलग अलग समय पर अलग अलग फेज में चलते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। जिनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मैं लेता हूँ वो हिमांशु का मैं देखता हूँ। ये आपके अभी 2022 वाला जो भी बैच चल रहा था, 2022 से 23 वाला, इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ कोई बैच शुरू किया नहीं था, तो वो बच्चा अभी भी यहीं देहरादून रह के तैयारी कर रहा था, वो रैंक नंबर 1 लेकर आया। अब थोड़ा सा मैं इस बच्चे की कहानी पर बात करूँ तो ये एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिमोटिवेट हो गया और ये बैग वैग लेके अपने घर चला गया, और इसने सब टीचरों से डांट खाई इस बात को लेके। लेकिन फिर उसके कुछ दिमाग में आई, वो बैग वैग लेके अपना पहुंच गया। उसके बाद उसकी परसेंटेज का थोड़ा इशू था, इसने पावर ग्रिड में ट्राई किया था अभी पेपर देने के लिए, लेकिन वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। लास्ट टाइम एसएससी का मेंस देकर आया, फाइनली बाहर हो गया। इस बार एनपीसीएल में रैंक नंबर 1 हासिल की है। फिर आप देख पाएंगे, देखिए साधना है, रविंदर है, सम्राट है, तो मतलब अलग अलग टाइम पे बच्चे अपना अलग अलग अच्छा कर रहे हैं, हर एक फील्ड में अपना लगे हुए अच्छा कर रहे हैं। ये कुछ और रैंकर्स हैं, इनमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना फोटो लगाने को ये कहा कि सर रहने देना, अभी इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि इस बार के एसएससी में और अच्छी रैंक ला कर देंगे। तो बाकी ये तो हमारे कुछ मुख्य मुख्य अचीवर्स है अपना, जिनकी लिस्ट अपना अच्छी खासी है, बढ़िया है। ये आप लोगों का एक ऑफलाइन बैच जो कि हमने आज से एक शुभारंभ किया है इसका, इसमें बच्चे आते रहेंगे, 15 जून तक अपना रखेंगे इसमें बच्चों को। इस बैच में आपको हम कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादातर मेरी क्लासेस रहेंगी। फिर शैलेंद्र सर को आप जानते होंगे, गुरुजी की क्लासेज रहेंगी, सोनवीर सर के क्लासेस देखने को मिलेगी, उमेश सर जीएस पढ़ाते हुए दिखेंगे आपको, यूटिलाइजेशन में आशुतोष सर पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो हम यहाँ पर 5 लोग हैं जो आपके सिलेबस को डील करने वाले हैं। ये कुछ फैसिलिटीज है, जैसे इनमें से कुछ अभी हॉस्टल वाले बच्चों के लिए आई थिंक मैथ्स फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन इस पर हम विचार ये कर रहे हैं कि अगर जैसे हमारे स्टूडेंट अगर कहीं बाहर भी रहते हैं, वो अगर मैथ्स फैसिलिटी का कुछ फ़ायदा लेना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्लासरूम आपके पास में एकदम बिंदास है, शानदार है। और क्लासरूम की बात तो मैं इसलिए नहीं करूँगा, आप तो खुद बैठे हो, आप लोग अलग अलग जगह ढूंढते भी हो, देखते भी हो भाई, आपको इस लेवल के क्लासरूम पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं मिलेंगे भी नहीं, स्पेशली जेई के फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर प्रैक्टिस पेपर टाइम टू टाइम अपना रहेंगे। मोटिवेशनल सेशन अभी आप तिवारी सर को देख पा रहे हैं, तो तिवारी सर तेजस डिफेंस एकेडमी के प्रिंसिपल है, लेकिन समय आने पर या समय समय पर बच्चे जब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए, एग्ज़ाम नज़दीक होता है,
तो सर भी बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेशन को अरेंज करते हैं, क्योंकि सर मोर देन 70 ईयर्स के हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, तो काफ़ी अनुभव है और अपने जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ों को मैनेज किया भी है। अगर इस बैच में हम लोग कुछ देखें तो यूपीपीसीएल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आने वाले यूपीपीसीएल को, एसएससी को टारगेट रहेगा, आरआरबी है, पीजीसीएल है, बाकी जितने भी छोटे मोटे एग्जाम आएंगे, क्योंकि अभी यार हम चूजर की स्थिति में है भी नहीं कि हम नौकरी को चूज कर ले। अभी तो जो मिल जाए वो बढ़िया है, कि गवर्नमेंट जॉब है, जेई बन गया, अभी तो वही बढ़िया है। सिलेबस कंप्लीशन हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, जनवरी 2025 टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अब ये सवाल आ रहा होगा बच्चों के दिमाग में कि सर इसके बाद क्या है? तो दोस्त, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में रहेगा रिवीजन का सेशन। कंपलसरी नहीं है, जो फ्री है बच्चा, जो आना चाहता है वो रिवीजन के सेशन में आएगा और अपने प्रैक्टिस पेपर देने के लिए रेगुलर आएगा। उसको प्रॉपर एक प्लान बनाकर दे दिया जाएगा कि भाई तेरा इस दिन इस सब्जेक्ट का पेपर है, इस दिन इस सब्जेक्ट का पेपर है, पेपर दो और देखो कि कहां पर है। आप लोगों को 2 ईयर ऑनलाइन कोर्स का एक एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि देखो वैसे ऑनलाइन वाले को हम लोग एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मानकर चलते हैं बच्चे के लिए कि कई बार, लेकिन इसका गलत वे में बेनिफिट मत उठाना। कई बार बच्चे करते क्या है कि सर ने तो ऑनलाइन का एक्सेस दे ही दिया, अब एक काम कर लेते हैं, आज छुट्टी मार लेते हैं, आज छींक ज़्यादा आ गई, आज रूम पे देख लेंगे क्लास। तो मतलब इस तरह का कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी। ऑफलाइन का मतलब ऑफलाइन लेना है, और ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर मेजर कोई डिफरेंस पैदा करता है बेटा तो वो करता है डिसिप्लिन। कंटेंट तो वही है ना, मशीन में भी थोड़ा ना चेंज कर देंगे, लेकिन वो होता है डिसिप्लिन। अगर ऑफलाइन में बच्चा आया है तो अभी आप सामने बैठे हो, तुम घर से पढ़ के आओगे कि यार सर ना कुछ पूछना ले। फिर दूसरा, तुम्हें पता है कि अगर 8 बजे टाइम है ना तो 8 बजे के हिसाब से क्लास में चलो। यहां आकर बैठ गए तो मोबाइल अंदर रख लिया, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, तो आप देखोगे। आप एक दिन कंपैरिजन करके देखना खुद से। यूट्यूब पे कोई भी क्लास लेता हूं मैं रात को, उसको देखना, आप मोबाइल अपने सामने रख दोगे तो आप देखना कि कितने एक्यूरेसी से आप पढ़ पाओगे। आप ना परेशान रहोगे कि ये टाइप कर दूं, अच्छा यार कुछ और तो नहीं न्यूज आ गई, उसे देख लो। तो बच्चा एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ऑनलाइन में जिद करके बैठ जाते हैं कि कंसंट्रेट करना है, तो उसका कुछ गलत फायदा नहीं उठाना। अब इसके पॉजिटिव चीजें क्या है, निगेटिव क्या है कि बच्चा आलसी हो जाता है, लापरवाही करने लग जाता है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि बाई चांस की बात है बच्चे को अचानक से कुछ तबीयत का इशू हो जाए, कि हमेशा फिट तो रहेगा नहीं, बुखार बुखूर तो आता ही है, वो रूम पर है, तो अपने उस सब्जेक्ट से या लेक्चर से उसकी कनेक्टिविटी रहें कि आज मैंने क्लास में देखा है। कई बार बच्चा यहाँ पर बैठा है, उसने कहा कि एक बार तो मैंने सर से यहाँ पढ़ लिया, रात को आधे घंटे में फास्ट बोर्ड में मैं सर की बातें और सुन लेता हूँ। तो 2 बार 3 बार जब आप चीज़ों को सुनेंगे तो आप परफेक्टली उस चीज़ के साथ में सिंक्रोनाइज करेंगे और अपने आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस टॉपिक को लेकर आप बढ़ावा महसूस करेंगे। तो इसके प्लस पॉइंट ये है जी। फिर आप बाद में सिलेबस पूरा होने के बाद में, ये 2 ईयर इसलिए दिया गया है, देखो इसके पीछे लॉजिक ये था, ये एक ऐसा टाइम है 2 साल। मैंने कहा ना कि अगर बुद्धू बच्चा भी बिल्कुल निल तैयारी शुरू करे और इस टाइम फ्रेम को सेट करें और वो डेली पढ़ना शुरू करें तो इतने समय में डेफिनेटली जेई बनेगा। लेकिन वही बात है ना कि खरगोश में और कछुए में डिफरेंस यही है कि शुरू में दौड़े 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 फिर सो गए, कछुआ बेचारा डेली थोड़ा 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 अपना चल रहा है। तो अगर कोई बुद्धू बच्चा भी है, बुद्धू का मेरा मतलब है कोई उतना जल्दी चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कर पाता, नहीं समझ पाता, तो 2 साल में वो भी कर सकता है। सिलेबस पूरा होने के बाद फिर एक बार रिवाइज, फिर एक बार रिवाइज, मतलब जब तक कुछ बन ना जाओ तब तक गिव अप मत करो, छोड़ो मत। उसके बाद रहता है टॉपिक वाइज डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये आपको जैसे ही कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, रही ऑब्जेक्टिव किताब, आप कोई भी किताब से ऑब्जेक्टिव लगाओ, अगर रटने के पीछे जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। कोई भी किताब से आप ऑब्जेक्टिव लगाने लग जाओ, एक ऑब्जेक्टिव ले लिया, यदि प्रॉपर आपने तसल्ली से उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया ढंग से,
एक सवाल पकड़ा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस से रिलेट करने वाले जितने पॉइंट है एक एक को सबको नोट कर लो, एक एक को याद रखो दिमाग में। तो किसी भी किताब से आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी केदार वाली भी किताब है, उसमें भी लगभग 6-7 हज़ार ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके सॉल्यूशन नहीं देखेंगे कि सॉल्यूशन देखने के पीछे जाएंगे तो अपने दिमाग कब लगाओगे। आप कोई बच्चा कहे कि सर मैं अलग अलग राइटर, अलग अलग कोई पब्लिकेशन की किसी की भी किताब आप लगाएं, लेकिन सवाल के सॉल्यूशन को वही करें जो आपको क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया है। डीपीपी देने का बेनिफिट ये है कि जब बच्चा घर पे जाएगा, उसने कहा किताब में मुझे जो ऑब्जेक्टिव मिले ना वो तो मिक्स मिल गए सर, तो अगर मैं डीपीपी देकर भेजूंगा तो आप उसको जाकर कुछ ना कुछ रिवाइज करोगे कंटेंट को, फिर सवाल लगाओगे, तो अपना टॉपिक वाइज डीपीपी सॉल्व करते करते तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब हमने किसी सब्जेक्ट में 200-400 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया। इन डीपीपी में आपको बहुत डेप्थ में सवाल नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो टेस्ट पेपर आएगा, लेकिन हाँ इसमें आपके इस तरह के सवाल जरूर मिल जाएंगे जिन्हें पढ़कर आपका पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाए। फिर है वीकली टेस्ट पेपर। अब ये वीकली टेस्ट पेपर हमेशा डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और वीकली टेस्ट पेपर आपका या तो सैटरडे या फिर संडे को प्लान रहेगा। जितना भी वीक में आपने पढ़ा है उस पर अपना पेपर दे दो। कई बार ऐसा होता है बच्चे कहने लग जाते हैं कि सर इस वीक में हमारा उतना ज़्यादा खींचा नहीं, तो नेक्स्ट में आप थोड़ा बड़ा पेपर रख दो, तो कई बार इसे हम 1 घंटे की बजाय 2-2.5 घंटे तक भी पेपर को रख लेते हैं जी। अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ तो मुझे इसमें बोलने में कोई हेजिटेशन है भी नहीं कि जे लेवल पर हमने इलेक्ट्रिकल में अनगिनत सिलेक्शन दिए हैं। लेकिन देखो मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ दोस्त, हम किस्मत वाले कि हमें अच्छे विद्यार्थी मिले हैं। आपके सिलेक्शन में पूर्णतः योगदान हमारा नहीं होगा भाई, हमारा है मात्र 5%। हमने तो उसे भी पढ़ाया होगा ना जो फेल होता है, उसे भी तो हमने ही पढ़ाया है। तो ना तो हम पास होने वाले का 100% क्रेडिट लेते, ना हम फेल होने वाले की 100% जिम्मेदारी लेते। पास होने वाला की 95% खुद की मेहनत है और 5% टीचर के द्वारा दिया गया कंटेंट है। लेकिन उस 5 के बिना 95 को ढालोगे कैसे? देखो टीचर ने, इस बच्चे ने कहा कि सर देखो मुझे घर जाकर तो पूरा का पूरा पढ़ना है जो आपने पढ़ाया है। वो जाके लग गया पढ़ने पे, रिवाइज करने पे, ऑब्जेक्टिव करने पे। दूसरे ने कहा कि सर छोड़ो अपना, पहले मैं नोट्स बनाऊंगा सजा के, उसके बाद देखो। तो यहीं से डिफरेंस पैदा होने लग जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखना, जो रैंक आने की आदत आप लोगों की इस क्लास में होगी, जब भी क्लास पेपर होगा, जो रैंक आप लोगों की यहां आती होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं वही रैंक तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगी नौकरी में। तुम अगर ये समझते हो कि यहां तो मैं सबसे पीछे हूं और कुछ एक दिन तो ऐसा शानदार कर दूंगा, मैं दुनिया को इधर से उधर कर दूंगा, मैं तो सबसे बढ़िया बन जाऊंगा। अगर यहां आपके मार्क्स बढ़िया है तो वहां भी नंबर बढ़िया है, और यहां अच्छे नहीं है तो वहां भी अच्छे नहीं है। क्यों यहां अच्छे नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पढ़े। और यहां अच्छे इसका मतलब पढ़े। तो जो चीज यहां क्लासरूम में करके जाओगे वही चीज आपके रिजल्ट पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। यार ये लाइन इतनी बड़ी लाइन है, कोई अगर समझे तो बढ़िया है। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करूंगा, 2025 में देखूंगा ट्राई करके, इस महीने से नहीं नेक्स्ट मंथ से देखूंगा शुरू करके। तैयारी की बात नहीं, पढ़ाई की भी। आज थर्सडे है ना, नेक्स्ट वाले मंडे से करूंगा, बहुत बढ़िया दिन है। टाइम टेबल बना लिया बच्चों ने। मैं तो देखता हूं ना तुम जैसों को ही, भाई क्या कर रहे क्या नहीं। भाई तुमने अपने आप को समझा नहीं समझा वो अलग बात है, लेकिन मैं बच्चों को समझता हूं कि सर आज तो सैटरडे हो गया, आज और मौज मस्ती कर ले, मंडे को देखेंगे। अब वो कल आज तक किसी का नहीं आया।
इसीलिए भाई 8 दिन 10 दिन बाद को छोड़ो, जैसे ही क्लास शुरू होगी उसी दिन से अपना एक टाइम टेबल सा सेट कर लो। कुछ चीज़ें मैं ऐसी गाइड जरूर करता रहूँगा, जैसे जीएस है, गुरुजी जब पढ़ाएंगे आपके प्लान अभी दूंगा तब आएगा, लेकिन कोई भी नॉर्मल सी किताब ले लो, जैसे जनरल साइंस का कुछ ले लिया। क्योंकि देखो यार, आपने 10वीं सबने की है, साइंस हमारी मजबूत कड़ी है, साइंस और मैथ्स हमारे मजबूत कड़ी है 10th तक। और सोचने की बात यह है कि आजकल इंजीनियर जनरल साइंस की कोचिंग कर रहे हैं, वो भी कौन सी क्लास तक? 10th तक। तो बात हजम नहीं होती यार, 10वीं तो आपने भी की है ना, तो आपको तो चीजें आनी चाहिए। अभी एसएससी ने जनरल स्टडीज में बहुत बढ़िया इस बार 20 नंबर का जनरल साइंस दे दिया, तो वो पैरेलली आप लोग अपना वैसे ही अपनी सेल्फ स्टडी में रखो। उसके लिए किसी, मुझे नहीं लगता टीचर की भी जरूरत है, मैं तो बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पेशली उसके लिए आपको किसी टीचर की ऐसे जरूरत पड़ेगी, नहीं है जरूरत आप लोगों को। तो अपनी नोटबुक कोई भी ले लो, अपना अमेजन से मंगाई अपना साइंस की किताब ना, उसको थोड़ा थोड़ा 1 घंटा पढ़ लो। जैसे बच्चे बोलते हैं ज्योग्राफी है सर लोग जब पढ़ाएंगे तब बढ़िया ना, लेकिन जनरल स्टडीज में जब तुम्हें पता है कि चीज़ें याद ही रखनी है, तो फिर पैरेलली आधा घंटा 1 घंटा अपने टाइम टेबल को क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों? अभी शुरुआत में सिलेबस कम है, तो बाकी टाइम क्या करोगे? यहाँ 3-4 घंटे क्लास में पढ़ लिया, घर पे जाके 1-2 घंटा रिवाइज कर लिया, तो बाकी टाइम क्या करोगे? उस ऐसे पोर्शन को अब रिवीजन कितनी देर कर लोगे? 2 घंटा 3 घंटा। उससे बढ़िया आप खुद के स्टडी का एक प्लान बनाओ कि ये मेरे खुद के कंटेंट की स्टडी का एक प्लान है, डेली के 2 घंटे मैं जीएस को देना शुरू करूंगा जब तक मेरे 1-2 सब्जेक्ट पूरे नहीं हो जाते। जब मेरे दूसरा सब्जेक्ट आएगा पैरेलली, तो तब इस समय को थोड़ा कट कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उधर मैनेज करना पड़ेगा। तो अपना कल से ही अपना एक टाइम टेबल बनाकर लग जाना है आप लोगों को। देखो जी, ये प्लान है, और भाई चाहो तो ये पूरी पीडीएफ आप लोग ले लेना, बिट्टू जी बच्चों को भी दे देना। देखो इसमें हमने कुछ चीज़ों को ये किया है कि अभी शुरुआत में जो ये सेशन रखे हुए हैं वो उतने लेंथी सेशन अभी लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जैसे एसएससी का पेपर भी है, जैसे अप्रोक्सीमेटली इसमें जितने भी रजिस्टर्ड है सब बच्चों को आने में थोड़ा सा 2-4 दिन का समय लगेगा, लेकिन ये एंड होने का जो समय है वो सेम रहेगा। मतलब ये आवर कहीं यहाँ अपना थोड़े बहुत कंपनसेट किए जाएंगे। अब इस 4 में और क्या चीज़ ऐड ऑन है, 4 में, इन 5 में क्या चीज़ ऐड ऑन है ये मैं बता दूं। इसमें ये वाला सेशन ऐड ऑन है, मतलब जैसे मैंने 3-3.5 घंटे तुम्हें पढ़ा दिया, अब मैं कहूँगा कि बच्चों अब क्लास तो हो गई, अब बताओ किसको क्या डाउट है। क्योंकि अगर हम बीच बीच में डाउट पर बात करेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्टेज है, और फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन से बच्चे ने पूछा गया था। तो प्रॉपर अपना एक समय निर्धारित है क्लास में कि आप 30 मिनट तक टीचर के साथ में अपने डाउट पर बात करिए। और अगर आप चीज़ों को सुनते रहेंगे तो डेली मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन डाउट पूछना एक अच्छी आदत है। अपनी समझ, कोई हेजिटेशन नहीं, ना शर्माना। देखो यहां हम लोग एक फैमिली है दोस्त, बेकार चीज़ तब मानी जाती है, अपने घर के अंदर इज्जत बेइज्जती नहीं देखी जाती कि मैंने सर से ये पूछ लिया मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा पड़ोसी हंसेगा। देखो घर में किसी की कोई इज्जत होती भी नहीं। घर में तो पिताजी हो चाहे तुम कितने बड़े अफसर हो, भाई जरा ये काम करते हैं, माता जी भाई बहन, तो घर में थोड़ा ना देखा जाता है। वो बात वो है कि बाहर वाले आपके रेस्पेक्ट करते कि नहीं करते। तो एग्जामिनर के सामने अपनी बेइज्जती करवाओ, इससे बढ़िया ये है कि अपने घर में 2-4 बातें सुन लेना। तो अगर डाउट पूछने की आदत है, माना कोई सवाल नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत है, तो आकर टीचर से बात करो। और डाउट वाले में मैं अपने जब मैंने दिल्ली में तैयारी भी की तो मैंने कुछ अच्छे लेवल के अध्यापक जो रहे हमारे करियर में, मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ें कुछ सीखी भी है, जिनको मैं आज भी अपनी लाइफ में पैरेलली लेकर चलता हूँ। जब भी बच्चों हम लोग डाउट पूछने जाते थे तो वो मैं बोलते थे कि पेंसिल कॉन्सेप्ट को अपनाओ। तो उनका कहना यह था कि डाउट को ऐसे ही
पूछने मत आओ। आपने किसी टॉपिक को लेकर स्टडी किया है या नहीं किया, पेंसिल से गोला कर लो। जहां पर भी डाउट आ रहा है टॉपिक में उसको पढ़ो और पेंसिल से गोला कर लो, उसके ऊपर लिख दो सर से पता करना है या सर से पूछना है। तो पेंसिल कॉन्सेप्ट रियली में बहुत इफेक्टिव है। मानो कोई टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस के, और बच्चों रेजिस्टेंस आपको कहीं पर कुछ दिक्कत कर दे, तुम कहो सर मुझे ना ये समझ नहीं आया, तो उनका कहना ये था कि भाई अगर मैं डॉक्टर के सामने जाकर ये बोलूँगा कि जी मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे शरीर के किस हिस्से में दर्द है, तो फिर वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा कोई घबराना नहीं है एग्जाम में, है ना, बिंदास हो गए, सवाल को पढ़ना है, पेपर इजी आ रहा है और मेरिट वेरिट के बारे में कुछ सोचना नहीं है। ठीक है नीरज, कहाँ इतना नर्वस का फील कर रहा है, बिंदास रहना है, कोई घबराना नहीं है। रीजनिंग इजी आ रहा है, पूरा स्कोर करके आना। ठीक है, टेक्निकल के भी कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल कुछ पूछ नहीं रहा है। तुम लोग कितने बजे तक आओगे? ठीक है, फिर नाइट में करते हैं एक सेशन ना, जैसे कल किया था। ऑल द बेस्ट। तो ये कुछ प्लानिंग है जिसमें जो भी डाउट वगैरह होते हैं भाई उस पर आप टीचर से बात कर लेना, और जो भी दिक्कत आएगी पेंसिल से टिक करके लिख कर ले आओ। जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर अपना बैलेंस लेकर चले हैं जी। ये टेक्निकल हो गया, साथ में देखो रीजनिंग से शुरुआत कर रहे हैं। तो रीजनिंग उतना मुश्किल होता भी नहीं, और रीजनिंग स्कोरिंग होता है। बच्चे तो इस बार ये 50 में से 48 49 करके आ रहे हैं और सही करके आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग इस बार वैसे भी एसएससी ने तो इजी पूछा है। अब देखो बच्चों, जो आपका पहला सब्जेक्ट है खत्म, वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क ये पूरा कंप्लीट एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे तो हमने इसको ना 3 हिस्सों में तोड़ा है। बेसिक फंडामेंटल, जिसमें आपको रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, कलर कोडिंग में छोटी मोटी चीजें सिखाएंगे, क्योंकि शुरुआत एकदम जीरो से ही करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, किसने खोजा, इस बेसिक चीज़ों से। फिर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के से अपना यहाँ पर पहुँचेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे जो लेक्चर वही है अपना 40-50 घंटे तो देंगे हम। अब बेसिक में हमने सिर्फ क्या रखा है, डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस ओनली। फिर हमने नेटवर्क को अलग तोड़ा, ये रहा नेटवर्क। नेटवर्क में अलग से हमने जो रखा हुआ है वो रखा है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, टू पोर्ट नेटवर्क। तो वो हमने अलग से नेटवर्क एनालिसिस में बना लिया जी। तो नेटवर्क एनालिसिस हम लोग देखो यहां पर 4 जुलाई तक इसको पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, और इधर रीजनिंग के बाद में सर आपको अपना हिंदी की क्लासेस दे रहे होंगे। इसमें पहले से डिसाइड है देखो कि 30/6 को विल प्रोवाइड डीपीपी ऑफ रीजनिंग फॉर प्रैक्टिस ओनली। कि इस डेट को आपको एक डीपीपी मिल जाएगी बढ़िया सी रीजनिंग की, आप उसको सॉल्व करेंगे। इसका जो पेपर है वो पेपर सर आपको अपने हिसाब से, क्या क्वेश्चन का लेवल है क्या नहीं, वो सर आपको अपने हिसाब से ही फिर एक डेट देंगे और उस डेट को वो पेपर रहेगा। लेकिन यहां अब पहले क्या है, 5 जुलाई फ्राइडे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। जितने भी बच्चे का न्यूमेरिकल लाए या जो मैं करवाऊंगा आपको, उसके बाद में इस दिन है भैया ये पेपर। पेपर किसका, बेसिक फंडामेंटल, नेटवर्क, 150-200 सवाल का बढ़िया से एक पेपर है। जितना दम लगा सकते हो लगाओ जी। अब देखो जी 7/7 से, क्योंकि शुरुआत में हमने जो सिलेबस रखा है वो एक ने प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ दिया हमने, क्योंकि पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम कनेक्ट किया है, ताकि पहले बेसिक चीजें बच्चे को बढ़िया से आ जाए। तो यहां है देखो जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा खासा एक बड़ा सब्जेक्ट होता है भाई। तो सर प्रॉपर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करवाएंगे 20 जुलाई तक। फिर यही है, विल प्रोवाइड डीपीपी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर प्रैक्टिस ओनली। एक बढ़िया से डीपीपी आपको
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दी जाएगी। तब स्टार्ट करेंगे। देखिए अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के तुरंत बाद, क्यों इस बार हमने बनाते हुए इस चीज को बहुत ध्यान रखा है कि हर एक सब्जेक्ट किस प्रकार से कनेक्ट होगा। भाई यही ना कि जैसे आप अपने अनुभव से सीखते हैं, वैसे हम भी तो अपने अनुभव से सीखते हैं कि पिछली बार हमने शायद किसी सब्जेक्ट को गलत सीक्वेंस में लिया हो, इस बार करेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब बच्चा पढ़ लेगा, अब वो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखता है, तो तुरंत हमने यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करना है। और साथ में ये सब्जेक्ट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जी, यूटिलाइजेशन, जिसमें आपको ट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा, इल्यूमिनेशन, यार कल तो भर के आया इल्यूमिनेशन एसएससी में, तो इल्यूमिनेशन वगैरह वो अपना सर पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। तो आप डेली की क्लास का रिव्यू जब करेंगे तो आपको डेली की क्लास भाई 5, 6, 7 घंटे इसी रेंज में आपकी क्लासेज ये दी गई है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर डेली का 2 घंटे पढ़ोगे तो फिर तो 2 साल भी पूरे नहीं होंगे। इसके बाद में ये दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने के बाद विल प्रोवाइड डीपीपी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो डीपीपी का है ये टीचर के अपने एंड पे रखा है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सारी की सारी डीपीपी, जैसे मैंने 10 डीपीपी तैयार कर ली, तो मैं एक दिन ना दो सॉल्व करने के लिए, तो मैं अलग अलग दिन भी मैं हैंड ओवर कर सकता हूं, लेकिन इस दिन तक हमें सारी डीपीपी अपना ये फाइनली करनी है। टेस्ट पेपर है, देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खत्म किया था पहले, बच्चा रिवीजन का टाइम वाइम मिल जाएगा, तो यहां पेपर देगा जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद में इसे आप बिल्कुल इग्नोर कर भी नहीं सकते, बड़ा जरूरी है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ड्राइंग, आई रूल, ये पूरा का पूरा शुरू करेंगे। और हमने इस चीज पर भी काम कर लिया है कि बीच में सब्जेक्ट को छोड़ के ना वो मजा नहीं आ रहा था, मतलब कि कोई सब्जेक्ट हमने शुरू किया फिर बीच में छोड़ दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना पड़ा। तो अब जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो पहले खत्म होगा, पेपर होगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो ये यूटिलाइजेशन सर खत्म करेंगे यहाँ। इसके बाद में एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, ड्राइंग, आई रूल, ये यूपीपीसीएल के लिए भी बहुत जरूरी है। यूपीपीसीएल में तो सीपीडब्ल्यूडी रूल तक पूछता है, तो ये शुरू रहेगा। और साथ में आपका जो जीएस पॉलिटी है वो शुरू करवाई गई है, क्योंकि हम ये चाह रहे भाई कि रेलवे के प्री से पहले, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स ना सर इनको निकाल दे। इसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट पेपर है, देन स्टार्ट पावर प्लांट। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी बढ़िया एक टॉपिक और सब्जेक्ट है ये। अब फिर हमने देखो जी जितने भी मिसलेनियस सब्जेक्ट थे ये अपना निकल गए हमारे। अब नंबर है, क्योंकि अगर मशीन को हम शुरू में कर रहे हैं, और पावर को मैं सही नहीं मानता हूं मशीन से पहले भी, क्योंकि बहुत बार करवाना भी पड़ता है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है भाई, लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने थी नहीं, तो अभी हमने पूरी प्लानिंग जिस हिसाब से बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने पर हम लोग का पूरा फोकस रहेगा। तो देखो जब आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल कर लिया, आपने थोड़ा सा एस्टिमेटिंग की चीज़ें कर लिया, वायरिंग वगैरह ये सब चीज़ें पता चल गई, तो अब हम बहुत बढ़िया से स्टार्ट कर रहे। देखो मशीन कंटिन्यू अपना रहेगी, और बीच बीच में कुछ देखो 25-8 है तो भैया ये एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, ड्राइंग और आई रूल का पेपर अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद में भाई देखो छुट्टी भी रखी तुम्हारी, हर एक चीज पहले से बनाई है, पूरे के पूरे कोर्स का कैलेंडर आपको दिया है, लेकिन ये छुट्टी तुम देख रहे होंगे सिर्फ एक ही दिन की है। इसके बाद में सीधा अपना मशीन आ गया, कंटिन्यू अपना मशीन चलता जाएगा। तो मशीन खत्म करेंगे जी, लेकिन जब मशीन चल रहा होगा तो बाकी जो सब्जेक्ट है पैरेलल में, अपने जो सब्जेक्ट है वो अपने टाइम पर चल रहे होंगे। बस मशीन की 4 घंटे की आपकी क्लास है, बाकी जो सब्जेक्ट चलेगा वो सिर्फ 2 ही घंटे चलेगा, ताकि ऐसा नहीं कि लोड बढ़ जाए बच्चे का। इसके बाद में डीपीपी अकॉर्डिंग मशीन और मटेरियल, क्योंकि 2 चीजें थी, मटेरियल और मशीन, डीपीपी दे दिया। यहां पर हमने खत्म कर दिया जी। देखो मशीन, इधर चल रहा है आपका मटेरियल, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट है, वो बढ़िया सब्जेक्ट है।
उसके बाद में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये यूपीपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। और साथ में इधर आगे देखिए इकोनॉमिक्स। तो यहां आप ये देखोगे कि आपकी जो क्लास है इस दौरान में 2 घंटे ये है, 2 घंटे ये है, तो यहां थोड़ा सा आपको टाइम मिला। अब इसमें जो टाइम मिला आपको, एक पेपर रख दिया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही देखो एक पेपर यहां पर है आपका मशीन का। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस अपना कंटिन्यू चलता आएगा। डीपीपी का पूरा दे दिया आपको, प्रैक्टिस का पूरा दे दिया। इस दिन छुट्टी है, महात्मा गांधी जयंती है, तो आपको छुट्टी दे दी। मान लिया बच्चे को घर भी जाना है तो पहले से प्लान रखेगा कि किस दिन छुट्टी मिल रही है, किस दिन नहीं भाई। एनर्जी जो कंजर्वेशन, एनर्जी रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड, ये बहुत जरूरी है इसमें। ये सब खत्म करने के बाद फिर हम 14/10/2024 से ये स्टार्ट कर रहे, देखिए पावर सिस्टम, कंटिन्यू अपना पावर सिस्टम। और इधर सर आपके साथ में देखो जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ आके थोड़ी सी, क्योंकि अक्टूबर तक बच्चा फेमिलियर भी हो जाता है, तो यहाँ आकर थोड़ा सा आपका जो लोड है वो इंक्रीज किया जाएगा, वो भी आज से 3-4 महीने के बाद में। इसके बाद में भाई दीपावली की छुट्टी भी जाओगे, तो ऐसा नहीं कि दीपावली की छुट्टी नहीं रखी, तो प्रॉपर अपना पावर सिस्टम चल रहा है जी। बीच में आगे दीपावली, तो भाई इसकी छुट्टी दे दी आप। छुट्टी ये जरूर है कि जो फिक्स कर दिया इसी के अकॉर्डिंग, आप अगर क्लास मिस कर रहे हो तो भाई वो आपका नुकसान है। जो छुट्टी पहले से प्लान है कि 3/11 तक, तो वो प्लान है, तो फिर वो प्लान है। उसके बाद अपना वही पावर सिस्टम चलता आ रहा है जी 14/11 तक। 15 से हमने पीएलसी, क्यों, अगर वैकेंसी ये जुलाई में देता है यूपीपीसीएल, जून जुलाई में, तो पेपर जाकर ये जाकर दिसंबर, पेपर तो इतनी जल्दी होगा नहीं, क्यों 2-3 महीने तो इसका वही है ना कि अब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, अब एडमिट कार्ड का चर्चाएं होंगी, फॉर्म को चेक वेक करेगा, 4-5 महीने तो वैसे भी लगने हैं। अब पीएलसी, माइक्रो प्रोसेसर, इनको आप छोड़ के जा नहीं सकते। पीएलसी है, उधर माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर है, पहले से प्लान है हर एक चीज। पावर सिस्टम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर यहां से अपना स्काडा, पीएलसी स्काडा, अपना जो भी चीजें हैं वो सब अपना रखी हुई है ऑलरेडी, सारी की सारी चीजें सेट है जी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो स्काडा सिर्फ यही रख दिया, तो वो स्काडा में ना ज़्यादातर जो पोर्शन है वो पीएलसी के साथ ही निपटेगा, क्योंकि पीएलसी और स्काडा वो एक साथ ही आएगा। बस वो अलग से जिस दिन एक क्लास रखी हुई है उस दिन आपको अलग अलग से टाइप्स ऑफ स्काडा लिखवाने हैं, अदरवाइज पीएलसी और स्काडा को मैं एक साथ ही आपको स्टडी करवा के लाऊंगा जी। फिर ये सारी चीज़ें, जैसे मेजरमेंट बचेगा, तो दोस्त ये रहा मेजरमेंट की पूरी क्लासेस, एक आपकी कम्युनिकेशन है, एक आपका मेजरमेंट है, और लास्ट में इस दिन हो जाएगा आपका ये जी कंट्रोल सिस्टम करा के आपके जो सिलेबस है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट जी। तो हमने एक डेट इसमें फिक्स की हुई है 16/1, तो इससे ये मानो कि 2-4 दिन या तो पहले काउंट कर लो या 2-4 दिन बाद में, मतलब इससे ज़्यादा डिले कुछ जाएगा नहीं। अब ये काउंट कर लो कि आज से हमारे जो आज जून है भाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी, और जी जनवरी। तो आपको जो पूरा का पूरा टाइम है वो 7 या 7.5 इतने मंथ आपको, पर्सनली मेरा ये सजेशन रहेगा कि 7-7.5 महीने घर बार को भूल जाओ और रात दिन मेहनत करके इन चीज़ों को निपटा लो। देखो एक बात बताओ, अगर तुम घर से बाहर हो 24 घंटे में से तुम 10 घंटे नींद ले लो, 14 घंटे बचे भाई, यही तो 10 घंटे यार कौन सोता है वैसे तो, फिर भी 10 जोड़ लो भाई, जैसे बच्चे नींद ना आ जाए। औसतन तुमने 8 घंटे चलो क्लास कर ली, 2 घंटे मैं बोल रहा हूं और ऐड ऑन कर लो, 10 में 12। तुम अगर प्रतिदिन यहां से जाने के बाद बेटा 4 आवर रेगुलर सेल्फ स्टडी करोगे ना 7.5 महीने, मेरे से लिखा लो एक शानदार रिजल्ट आ जाएगा आपका।
तो वही है कि प्लानिंग तो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे 110%, लेकिन बात इससे आएगा कि ये चीज कि आपने कितने इफेक्टिवली इसे अपने ऊपर लागू किया है। क्योंकि बात ये नहीं है कि टीचर ने किया है कि नहीं किया, बात ये है कि आप लोगों ने जो चीजें आपको दी गई, जो पेपर जिस दिन ये प्लान रखे गए, अब देखो इंग्लिश तक भी इसमें टेस्ट पेपर और ये सब इंग्लिश ये सब जोड़ रखे पहले से, एप्टी का पेपर होगा, तो ये सब है, जनरल अवेयरनेस जुलाई टू सितंबर, ये सब दे रखे इसमें टेस्ट पेपर। भाई 2024 से जुलाई से सितंबर तक जितने भी ये होगा अपना, वो सब चीजें इसमें ऐड होना है। अक्टूबर से दिसंबर, तो जितने भी करंट न्यूज वगैरह, इवेंट वगैरह, वो सब पहले से प्लान करके आपको मिल गया जी। अब ये कि आज से हम जिस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, 7-8 महीने की एक तपस्या या तप मानकर चलो। बीच में मेरा ब्रेक इसमें, जब मेरी क्लास नहीं है तभी मेरा ब्रेक है, अदरवाइज मैं यही हूँ अपना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चीज़ें। और देखो ये चीज़ हमने लास्ट ईयर करके ये जाना है। जैसे हमारा एक सेंटर प्रयागराज में है, तो हम नहीं जाना है कि अगर चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो ना हमें दिक्कत ना बच्चे को दिक्कत। देखो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस भी है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, चाहे कंट्रोल ले लो, मेजरमेंट ले लो, पावर ले लो, मशीन ले लो, नेटवर्क ले लो, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो सारे के सारे मेरे पास है। जब यहाँ कुछ शैलेंद्र सर अपना डील कर रहे होंगे किसी क्लास में आपके साथ में, तो उस दौरान मेरी क्लास वो 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तब मेरी प्रयागराज बैच में रहेगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहाँ हमने छोड़ दिया है, लेकिन वो ये कि हर एक चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। आप लोग अपना बिंदास होकर अपनी तैयारी करिए, पढ़िए, और ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि भाई आपने कितने पॉजिटिवली इन चीज़ों को प्राप्त किया है। एक होता है हवा हवाई एवी, और एक होता है डीपली चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना। अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लेने। मैं प्रॉपर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, आपको सर मुझे यहाँ लिखना लिख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप कहोगे कि सर इसे PDF हमें दे दो, हम घर से लिख लेंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे कर लो। लेकिन जब भी पेपर हो, जब भी सवाल हो, तब नंबर आने चाहिए। भाई बच्चा कुछ बोलते हैं ना कि सर हमें तो ये वाली PDF दो, हम तो घर से लिखे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जितनी चीज़ें मेरे पास है सारी ले जाओ, लेकिन जब पेपर हो, टेस्ट पेपर हो, तो नंबर बढ़िया आने चाहिए। बस कैसे भी पढ़ लो, मैटर क्या करेगा कि आपने सही गोले भरे हैं या नहीं भरे। बाकी कल से आप लोगों के फिर अपना क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। जो बच्चे आते रहेंगे अपना आते रहेंगे, क्यों प्रॉपर अपना रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगी क्लास की। और कल से जो टाइमिंग हमने मतलब रखा है, वैसे तो आपकी जो क्लास है वो रखी है 8 बजे से, लेकिन कल से अभी 2 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरी कोई ऐसे फाउंडेशन के बच्चे भी वो छुट्टी जा रहे हैं, अभी SSC के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली इन्होंने, तो अभी फिर मैं भी थोड़ा सा फ्री था, तो अभी रख लेते हैं हम मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक एक सेशन को। तो कल से हम लोग अपना बहुत पॉजिटिवली बेसिक फंडामेंटल को अपना स्टार्ट कर रहे हैं जी, और 9 बजे शार्पली आप लोगों का समय रहेगा। बाकी यही है कि इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं कि क्लास में बच्चे ज़्यादा आ गए, क्लास में कम आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बड़ी एनर्जेटिक वे में तुम्हें खुद से मतलब रखना है। और हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा फोकस करना है राइट हैंड थंब रूल पर। दुनिया क्या करती है भाड़ में जाए, हमें खुद में सिलेक्शन लेना है, हमें खुद में सुधार करना है, बस ये। तो आप बढ़िया जगह हो। रही बाकी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि अनजाना शहर है, तो बाकी कुछ ऐसा अनजान है नहीं, हम है ही यार यहाँ पे। जब हम बैठे हैं तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को वैसे भी नहीं होगी। तो आपको आपकी इस जर्नी के लिए शुभकामनाएं। हमेशा पॉजिटिव रहे और हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखें। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे अपने दिमाग में पहले से ही बैठा लें। तो आज के सेशन की यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा जो प्लान है, ये पेपर वाला, ये मैं इनको बोल के, टीम को बोल के प्रॉपर प्रिंट करके एक सेट बनवा दूंगा। आप इसको अपने पास रख लो, या इसको PDF के फॉर्म में अपना जैसे भी तुम्हें सही लगे आप रख लो, ताकि एक आइडिया आपको रहे। ये टेस्ट पेपर वाला ना,
ताकि एक दिन हर एक दिन तुम्हें पेपर वेपर जब भी रहे तो अपडेट अपना मिलती रहे। इसके अकॉर्डिंग भी पेपर रहेंगे, बाकी बीच बीच में कुछ सरप्राइज पेपर रहेंगे जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, वो टीचरों के अपने ऊपर फिर डिपेंड करते हैं। प्रॉपर आपको पेपर से पहले जब भी शेड्यूल्ड है, आपको 4-5 दिन पहले प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके सिलेबस का ये पेपर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।